दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक बड़ा खेल हो गया आज। आज अरविंद केजरीवाल को ईडी के समक्ष प्रस्तुत होना था, उनकी पूछताछ होनी थी। ईडी ने जो है उसको समन जारी किया हुआ था। आज का दिन तय था और सुबह-सुबह आज सुबह 8:30-9 बजे तक भी ये माना जा रहा था कि वो 10 बजे के आसपास वो ईडी के समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। केजरीवाल और उनके साथियों ने ये डर भी दिखाया था अपने निवेदनों के द्वारा, या तो ये आशंका जाहिर की थी कि पूछताछ के बहाने केजरीवाल की गिरफ्तारी की जाएगी। तो बड़ा हाई प्रोफाइल सा एक जो है मामला बन चुका था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो उसको लेकर हम भी सब लोग कयास लगा रहे थे कि क्या होगा। तो उसमें जो है उस पूरी जो संभावना थी उसकी हवा निकल गई। केजरीवाल ने सोच लिया कि हम तो नहीं जाएंगे, हम तो मौजूद रहेंगे नहीं, हम प्रस्तुत ही नहीं होंगे। हम तो ये पूछेंगे कि हम ये चिट्ठी लिख के पहले पूछ लेंगे कि आप ये बताइए कि आपने मुझे किस हैसियत से यहाँ पे बुलाया है? क्या एक दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से बुलाया है? क्या मुझे एक व्यक्तिगत निजी रूप से बुलाया है, एक नागरिक के तौर पर? या फिर मुझे आपने आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर के तौर पे बुलाया है? आप तय कर दीजिए। और फिर ये भी कहा गया कि अ, चुनाव प्रचार में जो है वो बाधा डालने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पर सीधा आरोप भी लगा दिया गया। ये सब हुआ है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई और उस पर कपिल सिब्बल ने जो कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सब बात जो है इस कार्यक्रम में हम लोग करेंगे। शुरुआत जो है हम यहाँ से करते हैं कि सुबह-सुबह दिल्ली में महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है राजघाट, वहाँ क्या दृश्य था? तो वहाँ का जो दृश्य था वो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। इसको आप देखिए कि एक तो सबसे पहले ये ट्वीट देख लीजिए, है ना? ये ट्वीट में ये कहा गया है, एएनआई का ट्वीट है कि दिल्ली का हवाले से जानकारी दी गई है कि हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट आउटसाइड राजघाट, पुलिस अनाउंसमेंट being made that CM Kejriwal is expected to visit Rajghat around 10 a.m. Therefore, leaving for the and 10 a.m. before leaving for the ED office. ED has summoned Delhi CM and AAP National Convener Arvind Kejriwal to appear before them today in connection with the Delhi excise policy case. ये सुबह सुबह आ गया, ये है ना, ये 8:56 का ट्वीट है ये। अब उसके बाद जो है वो क्या हुआ, उसके बाद पुलिस बड़ी सतर्क हो गई। तो पुलिस जो है उसने कहा कि भाई ये हम जो है ऐसा ना हो कि भाई आम आदमी पार्टी के हजारों हजारों कार्यकर्ता हम लोग आ जाए और कुछ अशांति या तो कुछ विरोध प्रदर्शन ऐसा कुछ हो जाए जिससे माहौल जरा तनावपूर्ण हो जाए। तो इसको रोकने के लिए पुलिस भी वहां पे दिल्ली में जो है डिप्लॉयड हो गई। वो भी आपको दिखाता हूं। हम लोग जो एंटिसिपेट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है वहां पे एकदम से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, राजघाट के ऊपर आके लॉ एंड में उसकी तरफ कूच कर सकते हैं। तो ये सभी संभावनाएं हैं। यहाँ पे आने के लिए राजघाट पे, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि करीब 10 बजे राजघाट आके और फिर ईडी जाए, ऐसा प्लान का पता चला है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सभी इसलिए इकट्ठा हुए हैं और जिसका जहां ड्यूटी पॉइंट्स है कि किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं हो। जो समन है उसके अकॉर्डिंग जिसका समन है वो वहां पहुंच पाए, ये भी हमें इंश्योर करना है। और ये भी इंश्योर करना है कि उसके साथ बहुत ज्यादा हुजूम ना हो, यहाँ पे भी गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी घटना नहीं घटित होनी चाहिए। तो हमारा मेन प्लान यही है कि मोबिलाइजेशन और उनको इकट्ठा नहीं होने देना है। तो यहाँ पे बसेस रहेंगी, अगर लोग आते हैं तो अकॉर्डिंगली हम डील करेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एकदम सामने समता स्थल के सामने सीएम एंड द पार्टी, ठीक है, इस्तीफा देने की मांग या जो भी है उनका पॉलिटिकल एजेंडा। तो दो कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स हैं जो आसपास होंगे, वहां पे बीजेपी है, यहाँ में आप। तो कुल मिला के मतलब दिल्ली पुलिस भी इतना सतर्क थी। आप देख रहे हैं पूरा
वो बैरिकेडिंग कर रही है और बहुत बड़ी तादाद में वहां पे थे, उनको ये आशंका थी कि ये आएंगे यहाँ पे, क्योंकि अब ऐसी आशंका क्यों थी, क्योंकि उनको कहीं से इस तरह का मैसेज दिलवाया गया कि ये तो यहाँ आ सकते हैं। तो पुलिस वहां पे जो है काम धंधे पे लग गई और केजरीवाल चले गए मध्य प्रदेश चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए। पर इस मामले में सौरभ भारद्वाज जो है उन्होंने कुछ कहा, ये इसका पहले ट्वीट देख लीजिए आप। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की पुलिस को भी किसी के घर जाने के लिए वारंट की जरूरत होती थी, लेकिन ईडी खुद तय करती है कि उसे बिना वारंट किसके घर जाना है। हर रोज बीजेपी के बड़े बड़े घोटालों की खबर आती है, ईडी किसी भी बीजेपी के मुख्यमंत्री और मंत्री के यहाँ क्यों नहीं जाती है? ये बात तो बिल्कुल तय है कि नहीं जाती है, लेकिन क्यों नहीं जाती है ये अब वैसे तो सब जानते हैं, पर इस बात को जो कहा है वो आपको मैं सुना देता हूं। जी सर। देखिए, अंग्रेजों के जमाने में भी जो पुलिस हुआ करती थी उसको भी कोर्ट से सर्च वारंट चाहिए होता था, क्योंकि अंग्रेज तक ये मानते थे कि अगर आप पुलिस को, एजेंसी को किसी के घर में घुस के छापा मारने की ताकत दे देंगे फिर तो जो है अफरा तफरी मच जाएगी, फिर तो दादागिरी हो जाएगी। मगर आज ईडी को कोई वारंट की जरूरत नहीं है। ईडी के अफसर खुद तय करते हैं कि उनको किसके यहाँ जाना है। और क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि भारत के अंदर ज्यादातर राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इनके मंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, ईडी सीबीआई इनके यहाँ छापे नहीं मारती। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कानून अपना काम कर रहा है, ईडी स्वायत्त है। अरे भाई, स्वायत्त है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के घर कब जाएगी ईडी? इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें छप रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर छप रहा है, हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, इनकी जांच ईडी कब करेगी? सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स को चुप कराने की एक साजिश है। 2024 से पहले ये तय किया हुआ है कि जितनी भी बड़ी बड़ी मुखर आवाजें हैं अपोजिशन की, उनको जेल में डाला जाएगा और इसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी का 2024 में जाना लोगों ने तय किया हुआ है। ये सौरभ भारद्वाज का कहना था। इस पर जो है अब हमारे प्रधानमंत्री के सबसे परम भक्तों में, जिनकी उस सूची में जिसका नाम आता है और जो लगता है कि अभी अभी शायद मणिपुर के प्रभार से शायद उनको मुक्त किया गया है, वहां जो जलना था वो जल चुका है और जो बाकी है वो जल रहा है, वो वैसे संबित पात्रा वो प्रकट हुए हैं वापस दिल्ली में। उन्होंने कुछ एक कहा इस मामले में, हम आपको वो भी सुना दें। अब हमको पता है आप बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अब एक खबर को खबर के हिसाब से दिखाना तो पड़ेगा ना। तो उनका भी जो कहना है वो आपको बताना पड़ेगा। आप गुस्सा मत होइए, शांति से धैर्य से थोड़ा सुन लीजिए, ज्यादा नहीं 1 मिनट का। आप चंद कागजों पर सवाल लिख के लाते थे, उन सवालों के जवाब आप उस समय विपक्ष के और सत्ता की नेताओं से मांगते थे, वो तो ठीक था। आज देश की संवैधानिक जांच एजेंसी आपको सवाल के कटघरे में जब खड़ा कर रही है तो आप भाग गए। आप प्रस्तुत नहीं होना चाहते। आपने अपने चिट्ठी में क्या लिखा है? चिट्ठी भी लेकर आया हूं। आपने अपने चिट्ठी में लिखा है, मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है, एक इंडिविजुअल के हैसियत से, या ऑफिशियल कैपेसिटी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, या नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी? मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है? अरे अरविंद केजरीवाल जी, ये जितने गागर बंद है ना अभी जेल के अंदर, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, ये सारे गागरों के सागर आप हैं। तो करप्शन के सागर के हैसियत से बुलाया गया है। आप जो जानना चाहते हैं कि किस हैसियत से आपको बुलाया गया है, एज द ओशन ऑफ करप्शन, एज द सोर्स ऑफ करप्शन, फ्रॉम वेयर करप्शन एमर्जेस इन दिल्ली, जहां से करप्शन जन्म लेती है उसके बाद मनीष सिसोदिया जी तक पहुंचती है, जहां से उद्भव होता है करप्शन का और उसके बाद वो पहुंचती है सत्येंद्र जैन के पास, जहां से करप्शन आरंभ होता है और उसके बाद वो पहुंचती है संजय सिंह के द्वारे, उस सोर्स के रूप में आपको बुलाया गया है। एज दैट सागर, गागरों के सागर के रूप में आपको बुलाया गया है। आप चंद कागजों, अब इसमें तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि वो उनके अपने खुद के जो है बहुत इतने इतने अगर गिरबान में झांक कर देखेंगे, या तो ईडी झांक कर देख ले,
इनके गिरफ्तार में तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। और सत्ता में बैठे हैं तो क्या करें? वो कहेंगे कि यही सच है, आपको यही मानना है। पर कपिल सिब्बल साहब ने एक बड़ा सवाल उठाया है, बड़ा गंभीर सवाल है, और बड़ी उन्होंने मतलब जो टिप्पणी की है वो भी बहुत ही संजीदा है। वो जिस इंस्टीट्यूशन को उन्होंने जो है इस सवाल को लेकर जागरूक करने की या तो कहीं झंझोड़ने की कोशिश की है, वो बड़ा सुनना ज़रूरी है। ये मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि ये अगर ऐसे ही रहा तो क्या होगा? ये आप उनका ट्वीट देख लीजिए पहले। वो कह रहे हैं कि एएनआई के हवाले से ट्वीट है कि राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल। अब मैं वो ट्वीट का मैंने ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि मैं हर चीज़ को ऑथेंटिकेट करता हूँ। तो ये ट्वीट हुआ है, उसके बाद जो उन्होंने जो खुद कहा है, वही आप सुन लीजिए। ये बहुत संजीदा और बहुत सही बात है। They're targeting now Arvind Kejriwal, and as the elections get nearer, the Lok Sabha elections get nearer, they'll be targeting more people. I'm afraid they will at some stage target Raghav Chadha also. Then they have targeted Shibu Soren through the Lokpal. They are targeting Hemant. They have targeted all the about 30-40 officers in Chhattisgarh of the Congress party. You know what they've done in Maharashtra. And when the Prime Minister publicly said that the suspects will be dealt with, those very suspects are now ministers. They broke up the NCP. You know how they bought over, or they persuaded by means that I don't know, perhaps others know, as to how Eknath Shinde became Chief Minister, how they are targeting Madhya Pradesh, our leaders in Madhya Pradesh. So how they're targeting Telangana? You know that they're targeting Telangana. In Andhra, Naidu is in jail. So where is this going to? Where is this going to? In Bengal, in West Bengal, they've been targeting the ministers there. Abhishek Banerjee has been troubled. Where is this leading to? And why are courts not waking up to the utter blatant misuse of PMLA? They're targeting now Arvind Kejriwal, and as और कहा कि ये सब जब हो रहा है, ब्लेटेंट यूज हो रहा है पावर का, तो हमारी जो कोर्ट्स हैं वो इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? हमारी जो न्याय प्रणाली है वो ये जो इस तरह से इसका उपयोग हो रहा है, सत्ता का दुरुपयोग है, ये उस लगातार सामने दिख रहा है। उन्होंने सब एग्जाम्पल दे दिए। आंध्र में क्या हो रहा है, नायडू जेल में है, बंगाल में क्या हो रहा है, तेलंगाना में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, एनसीपी कैसे तोड़ी गई, एकनाथ शिंदे शिवसेना कैसे तोड़ी गई, है ना। हर चीज का उन्होंने जिक्र किया। वहां झारखंड में क्या हो रहा है ना। तो कहा कि ये सब जब हो रहा है और ये एक तरह से ब्लेटेंट ये मिसयूज है एक तरह से पावर का, और हमारी जो न्याय प्रणाली है वो सब उनको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, तो उनको भी दिख रहा होगा, तो वो इस चीज का संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? ये बहुत वाजिब सवाल है। किसी ने कहा, एक वाजिब सवाल ये भी पूछा, और हमने कहा कि अब इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, लेकिन अब जो पूछ लिया है उस पर ट्वीट भी हुआ है, तो अब हम आपको वो दिखा देते हैं, फिर उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। ये सूर्य प्रताप सिंह है, आईएएस रिटायर्ड है, वो सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कार में अपने चेहरे पर लाइट क्यों मारते हैं? ये तो सिक्योरिटी रिस्क है। अब क्या कहें सिंह साहब, सिक्योरिटी रिस्क होता हो तो हो, लेकिन चेहरा चमकता हुआ जो है सबके बीच में हमारे प्रधानमंत्री का दिखना चाहिए, बस यही सवाल है और यही उसका जवाब है। इससे ज्यादा हमको कुछ लगता नहीं है। तो सवाल जो कपिल सिब्बल साहब का है वो बड़ा वाजिब है, सवाल सूर्य प्रताप सिंह साहब का भी वाजिब है, लेकिन एक मामला ऐसा है जहां पे ये अपील की जा रही है कि कोर्ट जो है संज्ञान ले ये सत्ता के भयानक दुरुपयोग के खिलाफ, और दूसरे में सिंह साहब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी तो सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन वहां कोई संज्ञान कोई लेगा नहीं, हमको पता है। तो ये बातें आपको बतानी थी। अब आप क्या सोच रहे हैं हमारी जो इस प्रस्तुति है उसको लेकर, हमको आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो तो फिर आप
इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें हो सके उतना, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से जरूर से करवाएं। यही आपसे अपील करते हैं हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।